नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में शुरुआती हिचकोलों के बाद हमने रिकवरी देखी। हालांकि रिकवरी के बाद एक रेंज का ही बाजार हम देख रहे हैं और निफ्टी है हल्की सी गिरावट के साथ 24,500 के आसपास। लेकिन रिकवरी नीचे से अगर हम देखेंगे तो बढ़िया थी, 100 अंकों से ज्यादा की रिकवरी आई और 24,500 के स्तर को बचाने की कोशिश निफ्टी कर रहा है। आज बाजार में अगर हम देखेंगे तो फ्लेवर कहीं ना कहीं जो बजट ओरिएंटेड जो स्टॉक्स है वहां पर दिख रहा है। आज हम देख रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर वाले शेयर हैं वो फिर से रौनक में आ गए हैं। शिपिंग से रिलेटेड काउंटर्स आज दौड़ रहे हैं और दो बड़े स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक मजबूत है नतीजों के बाद और इसके अलावा रिलायंस हालांकि कमजोर है। तो एक रस्सा कशी कहीं ना कहीं चल रही है। रिलायंस में अगर हम आरपू को देखेंगे, जियो के वो सपाट रहा, O2C रिटेल, ये तमाम कारोबार के नतीजे थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहे। उसके चलते प्रेशर हम देख रहे हैं रिलायंस के शेयर पर करीब करीब 3% के आसपास की गिरावट है। लेकिन अगला एक घंटा खास तौर से आपको फोकस ये करना होगा कि बजट की तैयारी आपको आज करके जानी है, इंडेक्स की, स्टॉक्स की, और इसके अराउंड ही आज हम चर्चा करेंगे। अपने एक्सपर्ट से वही सवाल पूछेंगे जो बजट से पहले आपके मन में चल रहे हैं। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस शो की कि अगले हम एक घंटे में करने क्या वाले हैं। खास हमारी जो रेगुलर ऑफरिंग है उस पर भी एक बार नजर डाल लीजिए। 2:35 पर आपके लिए हम लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। ऑप्शंस की चैंपियन होगा 2:40 पर। मार्केट एट 3 बजे, 3:05 पर होगा हमारे पास बजट के पहले डीलिंग रूम में क्या हलचल चल रही है, किस शेयर को लेकर खबर घर में, ये जानेंगे। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड होगा 3:15 पर और इवेंट्स टू वॉच 3:20 पर हम लेकर आएंगे। लेकिन फटाफट बाजार में अब तक का जो कारोबार हुआ है, यानी कि दिन भर में क्या कुछ हुआ है, 5 बड़ी बातों के जरिए उसको हम समेटने की कोशिश करेंगे। तो एक रेंज का ही हम कहेंगे कि बाजार है शुरुआती गिरावट के बाद रिकवरी अच्छी है, 24,500 के आसपास निफ्टी है और आप देखेंगे फ्लैट कारोबार इस वक्त आपको करता हुआ दिखेगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो 450 अंकों की रिकवरी वहां पर आई और वो रिकवरी आई है एचडीएफसी बैंक के दम पर और बाकी सरकारी बैंकों के दम पर। लेकिन नतीजों के चलते विप्रो, रिलायंस, ये तेज गिरावट है। विप्रो में तो मतलब इंट्राडे की ये करीब करीब 10 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। 500 रुपए के आसपास आ गया है विप्रो के शेयर का भाव। 650 के स्तर हमने कुछ दिनों पहले ही देखे विप्रो में और ये आज गिरावट तेज हो रही है। लेकिन फर्टिलाइजर, शिपिंग, होटल्स, ये तमाम शेयर आज चल रहे हैं। और अगर हम कुछ और सेक्टर्स की बात करें जहां पर थोड़ी सी बाइंग है, वह है फार्मा का। मेटल में एक रिबाउंड वाला ट्रेड है क्योंकि बहुत तेजी से नीचे आए थे, वहां पर हल्की हल्की बाइंग आई है। और इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में भी आज आपको बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन 24,500 का निफ्टी 24,800 से स्लिप करने के बाद जरा समझते हैं कि वायदा बाजार के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं और आपकी रणनीति बजट से पहले। हालांकि हम लगातार कह रहे हैं कि थोड़ा सा पोजीशन हल्की रखने में ही समझदारी है। डिब्बी रिकवरी अच्छी आई, शुरुआती जो झटका खाया बाजार ने वहां से रिकवरी अच्छी आई। अगले एक घंटे के लिए आप सलाह क्या देंगे और बजट से पहले ट्रेड कैसे करना है? देखिए, सलाह हम पिछले एक हफ्ते से यही बात कर रहे हैं जो आपके सामने आज फिर से दोहराएंगे। एक तो वॉल्यूम को अपना थोड़ा कम रखो, इवेंट से पहले है, पोजीशंस को थोड़ा कम होना चाहिए आपके पास। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आज हम सुबह बता रहे थे कि रस्साकशी होगी मार्केट के अंदर। जो भी काम हो रहा है वो कम ओवाई के साथ काम हो रहा है। सडन स्पाइक्स, सडन फॉल्स मार्केट के अंदर एक हिस्सा बन गए हैं। आप ये सोचिए, बाजार जब गिरा तो 85 पॉइंट के साथ तो ओपनिंग हुई थी, खुलते खुलते ड्रैग करके ले गया, फिर 500-400 एक ही दिन में तोड़ा, 52,000 बैंक निफ्टी का तोड़ा। उसके बाद फिर रिकवरी आई तो 52,000 कॉन्कर हो गया, वापस से 400-500 कॉन्कर हो गया। तो आपके पास दो हिस्से हैं कहने के लिए। कहने को ये कह सकते हैं कि बाजार ने आज सपोर्ट तोड़े, कहने को आप ये कह सकते हैं बाजार ने आज सपोर्ट वापस से बनाए और ना केवल कॉन्कर किया बल्कि अब ठीक ठाक पोजीशन में भी अपने आप को रखा हुआ है। तो कुल मिला के बात सारी ये है कि इवेंट से पहले बाजार में एज सच इंडाइसिस का जॉल्टिंग हो रही है, इनकी हिलाया जा रहा है ज़ोर से और हुआ कुछ भी नहीं है। अगर आप पिछले 3-4 दिन से आंकड़े देखेंगे तो मोटा मोटी इसी लेवल्स पे बैंक निफ्टी चल रहा है। मैं 3-4 दिन उल्टा 5 दिन आप समझ लो। एक बार दिखाएंगे हफ्ते भर का चार्ट आप बैंक निफ्टी और निफ्टी का, तो आपको आइडिया लग जाएगा। हफ्ते भर से देखोगे आप सेम रेंज निफ्टी की और बैंक निफ्टी की बनी हुई है। 650 के ऊपर आप क्लोज नहीं कर पा रहे हो। एक दिन किया, नेक्स्ट डे उसके फिर नीचे कर दिया क्लोज। तो आप ये देखिए, ये 7 डेज है निफ्टी जो कि 52,000 का इंडेक्स है। अगर मैं नेट में कैलकुलेट करूं तो सिर्फ 94 पॉइंट्स बनते हैं।
मैं अगर एक हफ्ते पहले लेके बैठा होता पोजीशन और आज लेके बैठा हूँ तो इस 50-52 हज़ार के इंडेक्स में सिर्फ 90 पॉइंट बनते हैं। ऐसे निफ्टी का भी दिखाना एक बार वीकली, निफ्टी का वीक लॉन्ग क्या हुआ, इससे पहले जो हुआ भूल जाओ, अभी वीकली आप चेक करो इवेंट से 181 पॉइंट। अच्छा, इसमें भी 181 पॉइंट में मैं 100 पॉइंट आईटी को दे सकता हूं क्योंकि आईटी के नंबर्स आए थे और इनके नंबर्स आने के बाद काफ़ी तेज़ी से बाज़ार ऊपर भी आया। कुल मिला के सारी बात यह है कि बाज़ार के अंदर चर्निंग हो रही है, अच्छे से चर्निंग हो रही है, जोल्टिंग हो रही है, हिलाया जा रहा है उसको। मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर पोजीशनिंग को अलग अलग तरीके से फिट किया जा रहा है। आप कुछ भी ना कर। एक और पॉइंट, इंडिया विक्स अभी 15 के ऊपर है, बट 15 के ऊपर आने के बाद उसका जो एक फेज़, एक तेज़ी चाहिए होती है, वो एब्सेंट हो गई आज। वो एक और चीज़ मेरे लिए है कि भाई ये क्यों नहीं चला इंडिया विक्स। इंडिया विक्स मेरे हिसाब से 18 तक हो जाना चाहिए था अब तक तो, लेकिन नहीं हुआ। तो शायद हम कल बजट को एक नॉन इवेंट की तरह प्ले ना करें। मैं अपनी इंटेलिजेंस से बता सकता हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि बजट एक नॉन इवेंट जैसा ना हो जाए मार्केट के लिए, क्योंकि इंडिया विक्स कोई लक्षण ही नहीं दे रहा। ना तो आप घबराहट के दे रहा है, ना ही बहुत बड़ी तेज़ी के दे रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंसेस सामने खड़े हैं और टूटने की हिम्मत ही नहीं हो रही, टूट ही नहीं रहा। तो ये एक चीज़ है जो मेरे को लग रहा है कि एक नॉन इवेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और कल दोपहर जब 11 बजे के आसपास जब बजट होगा, उससे पहले तक भी इंडिया विक्स आप चेक करते रहना। अगर ये कहीं भी 17-18 तक जाता है तो एक अच्छे मूवमेंट की उम्मीद करना, नहीं तो 15 का विक्स सिर्फ 200-300 पॉइंट निफ्टी को हिलाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी को हिलाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो बहुत सारे लोग जो तैयारी कर बैठे हैं ना कि हाँ जी पैसा लेके बैठे हैं, कल बहुत बड़ा डिप आएगा तो हम उसको बाय कर लेंगे, हो सकता है कल डिप ही ना आए और कल आप पैसा लगा भी ना पाओ, हो सकता है कल तेज़ी भी ना आए, आप बेच भी नहीं पाओ। तो कल ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया विक्स को सोच के ऐसा देख के मैं बता रहा हूँ। डिप्पी 20 घंटे का वेट कर लें। और देखो, अगर आपको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना इम्पेशंस वाले आप नहीं हो और आप शांति से मार्केट को अपना एक दोस्त समझते हो और ऐसे सोचते हो कि मार्केट तो मेरी हेल्प करेगा पैसे के, तो मैं बोलूँगा कि मैंने आज सुबह भी ये बात रखी थी आपके सामने, फिर से रख देता हूँ। 48 घंटे अगर हम काम नहीं करेंगे तो कहीं कुछ घिस नहीं जाएगा। मैं आज की वॉलेटिलिटी को मैं कुछ मेरे लिए नज़रअंदाज मैंने किया उसको, मैं कल भी शायद ऐसी वॉलेटिलिटी आए तो मैं नज़रअंदाज करूंगा जब तक मैं पूरे इवेंट को क्लोज़ ना कर लेता हूं। तो अगर आपके पास माल है तो आप उसी को बचाओ ना, उसी को ठीक करो ना, उसी के अंदर ही बेहतर तरीके से काम करने के बारे में सोचो। नया माल लेके 2 दिन में ऐसा हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, जिनको लेना और डिप की वेट कर लो, आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। जिनको बेचना है राइस की वेट कर लो, जाएगा जाएगा, नहीं जाएगा जाएगा। क्यों बाजार से लड़ रहे हो और अपना सोचा हुआ थोप रहे हो मार्केट के ऊपर। मार्केट को जो करना मार्केट अपने हिसाब से करेगा, आप उसके साथ तब जुड़ना जब वो करेगा। अभी तो कुछ नहीं कर रहा, ठीक। अंशुल जैन इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सुमित मूलचंदानी जुड़ चुके हैं, श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं, 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं जिसके बारे में कुछ जानकारी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज अपने टाइम निकाला। मैं फिर से धन्यवाद करूँगा अपने मेहमानों का जो अपना कीमती समय हमारे लिए निकालते हैं, अपना ट्रेडिंग को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, और मैं सोच सकता हूं कि इनकी जो इंटेलिजेंस है वो हमारे बहुत काम आती है। और आपने इन तीनों मैन एनालिस्ट से ना जाने कितने सालों से कितने बढ़िया बढ़िया ट्रेड लिए हैं, जाने हैं और अपने पोर्टफोलियो को बेहतर भी किया, ठीक भी किया है। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी करूँगा और थैंक यू भी कर रहा हूँ दर्शकों की तरफ से कि अपना आप कीमती समय निकाल के हमको देते हैं। हमारे कोई फाइनेंशियल टाइप्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका ये जो समय निकालना है हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज मैं दोनों अपने जो इंडेक्स में टिपिकली ज़्यादा काम करने वाले महारथी हैं उनसे नहीं पूछूंगा, थोड़ा इंडेक्स में कम और स्टॉक्स में ज़्यादा काम करने वाले से पूछूंगा। आप समझ ही होंगे मैं सुमित मूलचंदानी की बात बोल रहा हूँ। सुमित जी, ज़रा मेरे को बताइएगा कि इंडेक्स पे आप क्या सोचते हैं। हो सकता है हम तीनों की राय एक जैसी हो, है ना, अंशुल की भी और श्रीकांत सर की भी, लेकिन आपकी राय क्या है वो ज़्यादा मैटर करेगी। गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो डिम्पी जी, पहले तो सुबह को आपने जो कमेंट्री की थी, देखिए आज पूरे दिन में वही बात हुई है कि आपने बोला था कि आप एंजॉय करेंगे मुंबई का सीजन, तो वड़ा पाव खाइए और घूमिए। तो बिल्कुल देखिए आज का जो सेशन था बिल्कुल वो वही था, टिपिकल राइटर्स का डे था। चर्निंग हो रही है, अप डाउन सिग्नल भी मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, लेकिन खड़ा वहीं पे है। तो पूरे दिन का प्रीमियम डिके हुआ है। अब लेवल्स की बात करें तो देखिए, अगर मैं अवली जो हम अपने क्लाइंट्स को जो गाइडेंस देते हैं तो उसी बेस पे हमने 24,400 लास्ट वीक से एक ही हमने सपोर्ट पकड़ा हुआ है। आज भी वही हुआ, नॉट अ सिंगल कैंडल ऑफ 30 मिनट्स और अवरली क्लोजिंग बिलो आया है।
तो अभी भी हमारे लिए वो स्ट्रिक्ट एक स्टॉप लॉस बना हुआ है। तो 24,400 के नीचे अगर मार्केट जा रहा है तो ही हम यहाँ पे एक बियरिश अपना साइन देंगे। इसी तरह से अपसाइड में लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 24,600 से 24,650 का जो जोन है। तो कल के सेशन में भी हम वेट करेंगे, अगर ये जोन ब्रेक हो रहा है तो ही एक फ्रेश अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। अदरवाइज ये एक जोन में रहेगा और बिलो 24,400 हम सोचेंगे कि यहाँ से किस तरह से बियरिश या फिर हमारी पोजीशन से एग्जिट किया जाए। इसी तरह से अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो ऊपर में 52,800, नीचे में 51,800, ये दो लेवल्स हैं जो इसका हम वेट करेंगे ब्रेक होने के लिए। ठीक है, इंडेक्स पर आपके लिए रणनीति हो गई, स्टॉक्स जान लेते हैं और लेकर आएंगे अब क्लोजिंग के ट्रेड्स। तो बजट से एक दिन पहले थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न जरूर है कि कहां पर ट्रेड करें, क्या ट्रेडिंग पोजीशन लें, लेकिन एक्सपर्ट्स हमारे तैयार हैं आपके लिए सौदे लेकर, बहुत ही बारीकी से गहन अध्ययन करके बाजार का आपको ये ट्रेड सुझाए गए हैं। एक चीज आपको करनी है कि अगर आपको कोई स्टॉप लॉस दिया जा रहा है ना, तो उसको बिल्कुल पहले उसको देखिएगा, उसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। ट्रेड आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ले सकते हैं। शुरुआत श्रीकांत जी आपसे करना चाहेंगे, बताइए सर क्या ट्रेड करें? बजट पर नजर है, फोकस पूरा का पूरा वहीं पर है। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून डिम्पी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। तो देखिए, अगर मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि जो थ्रस्ट रहेगा वो थोड़ा एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक्स पे रहेगा, या तो रूरल कंजम्पशन के बेसिस पे जो जहां पे कुछ बेनिफिट्स आ सकते हैं वहां पे कुछ स्टॉक्स में हमें लगता है कि तेजी बनते हुए दिखेगी। तो ऐसे केस में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि मारुति ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करने की राय रखेंगे। करंट लेवल्स पे अगर मारुति को लॉन्ग करते हैं तो तकरीबन 12,600 650 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। बिकॉज की सामने बजट है तो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी रहेगी वो काफी बढ़ सकती है। इसी वजह से 12,500 का स्टॉप लॉस रखें और करंट लेवल से मारुति को लॉन्ग करें। टारगेट्स यहाँ पे दो नजर आते हैं, एक तो 12,900, दूसरा आता है 13,000 का। तो यहाँ पे हमें लगता है कि मोमेंटम जनरेट हो सकता है, काफी अच्छा करेक्टेड स्टॉक है, करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि एलआईसी इंडिया ये एक स्टॉक ऐसा है कि जहां पे हम लॉन्ग की पोजीशंस बनाएंगे, बिकॉज कई सारे ऐसे स्टॉक है कि जहां पे एलआईसी के इन्वेस्टमेंट्स हैं, और अगर इस बजट में अगर किसी भी पर्टिकुलर उन इन्वेस्टमेंट्स में अगर किसी इन्वेस्टमेंट का अगर डाइवेस्टमेंट या कुछ स्टेक सेलिंग का अगर कुछ भी पर्टिकुलर न्यूज फ्लो आता है तो ये स्टॉक उसको ये पर्टिकुलर स्टॉक को उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो करंट लेवल से एलआईसी को लॉन्ग करें, 1130 में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, टारगेट्स नजर आते हैं 1250 के, स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1080 का। ट्रेड आपको लेना है, लेकिन कहीं ना कहीं ख्याल ये भी रखना है कि जो ट्रेड आप लें वो थोड़े पक्के वाले हों, थोड़े सेफ हों, ज्यादा जोखिम ना हो। तो ये दो बढ़िया स्टॉक, एक है एलआईसी 1250 रुपए का टारगेट इसके लिए, स्टॉप लॉस 1080 रुपए का, और दूसरा शेयर है मारुति का। मारुति देखिए बजट का भी थीम है, अगर टैक्स में कोई राहत आती है तो निश्चित तौर पर ये जो कंजम्पशन रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं उनके लिए तो फायदा होगा ही, और मॉनसून की चाल चूंकि अच्छी चल रही है तो मॉनसून वाला भी प्ले है। हालांकि आपको ये बजट से पहले आपको ट्रेड करने के लिए ये दो शेयर दिए जा रहे हैं। अगर आप मारुति को देखेंगे ना तो साल की जो शुरुआत की थी मारुति ने 10,000 रुपए के आसपास शेयर था और अब 12,500 का है, तो करीब करीब 25% रिटर्न 6 महीने में आ चुके हैं मारुति से ऑलरेडी। बढ़िया स्टॉक, सेफ स्टॉक आपके लिए ट्रेड करने को लेकर। सुमित जी आपके शेयर्स कौन से हैं? क्या बजट वाली थीम में ही है वो भी? लास्ट वीक से देखिए अभिषेक जी, बजट वाले भी बिल्कुल स्टॉक दिए हैं और टेक्निकली जिसको ब्रेकआउट आया हुआ है वहां पे भी ट्राई करते हैं कैच करने के लिए। तो आज के तो दो पिक रहेगा, पहला रहेगा इंडियन होटल्स। देखिए काफी अच्छा आज ब्रेकआउट आया हुआ है, वॉल्यूम कैंडल्स आप देखिए बहुत ही बढ़िया बनी हुई है, तो हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। स्टॉक अभी भी डेज हाई के नियर बाय था, अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, 8% आज के दिन में अभी चल चुका है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करूंगा, बेटर रहेगा कि मैं थोड़ा सा क्वांटिटी अभी बाय करूं। थोड़ा अगर मुझे नीचे मिल रहा है तो 624 करंट मार्केट प्राइस है, 620 तक का भी अगर आपको डिप्स मिल रहा है, आप 600 तक भी आपकी एंट्री मिल रही है, आप उसे यूटिलाइज कीजिए। 583 583 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेंगे 688 एंड 720। जो दूसरा रहेगा वो रहेगा जेके सीमेंट। जेके सीमेंट देखिए काफी टाइम से कंसोलिडेशन में है, लेकिन आज का कैंडल बहुत ही बढ़िया है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बनाइए। 4450 के नियर बाय आपका ट्रेड हो रहा है, 4170 का स्टॉप लॉस रहेगा, 4860 एंड
5020, ये 2 टारगेट रहेंगे। ठीक है, बढ़िया है। जेके सीमेंट 4,860 रुपये, 5,020 रुपये, 4,170 का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है। और अगर इंफ्रा कैपेक्स जो कि इंटरिम बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपए था, उसमें अगर वित्त मंत्री साहिबा बढ़ोतरी अगर करती हैं तो निश्चित तौर पर इंफ्रा रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं या फिर ये सीमेंट वाली कंपनीज भी ये बेनिफिशियरी होंगी। और आपको सुमित जी ने थोड़ा सा ना, ये पोजिशनल बेसिस वाले ट्रेड होते हैं इनके, 4,860 और 5,020 की 2 टारगेट आप ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस है करीब करीब 300 रुपये नीचे का, 4,170 रुपये का, ये आप लगा के चलिए इसमें। अंशुल जी आपके पास आएंगे, आपके सौदे कौन से सर बताइए, थोड़ा सेफ्टी वाला ध्यान रखिएगा आप भी। नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार डिम्पी जी। देखिए, डिम्पी जी का आदेश था सुबह की वड़ा पाव खाइए और एंजॉय कीजिए, इसलिए ऑफिस वापस पहुंचते पहुंचते मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैं एक ही कॉल आइडेंटिफाई कर पाया हूं। हालांकि अभी अभी तुरंत दूसरा भी कर लिया है, लेकिन अपडेट से स्टार्ट करूंगा। सुबह कोरोमंडल फर्टिलाइजर 1590 में बाई दिया था, 1650 का टारगेट था, 1645 रुपए का हाई बन गया है, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है ग्रासिम में। ग्रासिम में 35 दिन का कपनाडल पैटर्न ब्रेकआउट था, उसके बाद फ्लैट पैटर्न बना था 6 दिन का कंटिन्यूस, उससे ब्रेकआउट आज के सेशन में आया है, तो 2805 रुपए के आसपास ग्रासिम बाई करना चाहिए। 2785 का स्टॉप लॉस है और 2855 का टारगेट है। कल सुबह 11 बजे बजट अनाउंस होने के टाइम तक अगर इसका टारगेट आ जाता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, नहीं तो इस स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। दूसरा स्टॉक एनएफएल भी है, जहां पे ठीक ठाक तेजी दिख रही है, कपनाडल ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट कर रहा था, फ्रेश ब्रेकआउट है, इसको भी बाई कर सकते हैं 161 की रेंज में। 155 का स्टॉप लॉस रहेगा, 172 का टारगेट रहेगा। ये भी कल सुबह 11 बजे तक टारगेट अचीव ना हो तो आप प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर हो जाइए। बजट की वॉलेटिलिटी में जितना ज्यादा कैश पे रहेंगे उतना आपको मौका मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस पे अच्छे शेयर्स बाई करने का। तो कल 11 बजे की डेडलाइन है, उसके पहले टारगेट आए ना आए आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ 11 बजे के डेडलाइन के हिसाब से दी जा रही है। 11 बजे क्यों कल? क्योंकि 11 बजे कल वित्त मंत्री जी अपना बजट पेश करेंगी, तो मैं फिर से बोलूँगा कि थोड़ी पोजीशंस को हल्का करके रखो। कई बार अपॉर्चुनिटी वेट कर रही होती है, हम क्या करते हैं ना कि अपने पास पैसे होते हैं, खर्च कर देते हैं, बाद में पता लगता है एक बहुत बढ़िया सौदा आ गया, एक्चुअली में पैसे तो वहाँ खर्च करने चाहिए थे, फिर लगता है अरे भाई हमने वो सौदा क्यों ले लिया, थोड़ा वेट ही कर लेते, ज़्यादा अच्छी चीज़ हमको मिल गई। कुछ वैसी वाली ना मेरे को फीलिंग हो रही है, इंट्यूशन आ रही है। आप मेरे इंट्यूशन पे मत जाना, अपने वित्तीय सलाहकारों पे जाना, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछना। और हम जितना कर रहे हैं हम तो अपने एक्सपर्ट से पूछ के बता रहे हैं। देखो जी, हम भी मार्केट का ही हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ ज़्यादा पता है या आपको थोड़ा कम पता है। मैं तो सेम पेज पे मानता हूँ सभी को। और दूसरा पॉइंट ये है कि थोड़ा ये तो एक वैसे भी डिसिप्लिन का ही मामला हो गया ना, इसमें कोई इंटेलिजेंस की तो बात ही नहीं है, तो डिसिप्लिन का मामला है ना। जहाँ पे खतरा ज़्यादा है वहाँ पे थोड़ा अपने आप को पीछे कर लो, बस और कुछ नहीं है, इतना पॉइंट कहना है मेरे को। खैर एनी हाउ, आज सुबह से इंडेक्स को देख के आंखें ऐसी हो गई हैं बिल्कुल पथराई सी, क्योंकि कुछ मेजर मूवमेंट नहीं हो रहा है और शायद कल ही मूवमेंट होगा। एक दो शेयर मेरे को और पता करने हैं। आज सुबह सुबह हमने एक शेयर नोटिस किया था जिसका नाम था टाटा केमिकल्स। आज एक बार के लिए इंट्राडे चार्ट दिखाना। अगर मैं आपसे पूछूं या मैं खुद भी मैंने चेक किया, अगर मैं एक महीने में चेक करूं कि इसकी ओपनिंग कैसे रहती है, जिस दिन ये पहले 5 से 7 मिनट के अंदर अच्छी ओपनिंग करके एक लेवल पे प्लेस कर देना अपने आप को विदाउट एनी गैप, हाँ, उस दिन ये अच्छा ड्रैग करता है। ये एक पहचानने का एक तरीका हो सकता है। श्रीकांत सर के पास अपने 10 तरीके होंगे, अंशुल के पास होंगे, सुमित जी के पास होंगे। तो मेरे को टाटा केमिकल्स में ये ज़्यादा ठीक लगता है भी, जिस दिन पहले 5 मिनट में इसको चेक कर लो, पहले 5 मिनट धीरे धीरे करके ड्रैग मार रहा है तो 100% चलता है। ये मैंने कई बार इसको बैक टेस्टिंग करके देखा है। अंशुल जी एक बार ज़रा बताइएंगे आप टाटा केमिकल्स के बारे में। ये आज 1068 हो गया है, 1100 की तरफ बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ेगा? देखिए डिम्पी जी, इसमें एक कंप्लीट बॉक्स पैटर्न बना हुआ है। 86 डेज हो चुके हैं इस पैटर्न में। 1152 बॉक्स का टॉप है, 1020 बॉटम है। आज के सेशन में ऑलमोस्ट लोअर एंड ऑफ द बॉटम से चला है। 20 और 50 डे मूविंग एवरेज दोनों का ऑलमोस्ट सेम लेवल पे कंफ्लुएंस है 1076 पे। तो 1076 अगर ये नहीं अटकता है स्टॉक तो बहुत आराम से 1114 रुपए तक ये स्टॉक निकल आएगा। तेजी लग रही है, बस ये 20 और 50 डे मूविंग एवरेज अगर नहीं अटकाता है 1076 पे तो 1114 बहुत आराम से स्टॉक टेस्ट करता हुआ दिखेगा। करंट मार्केट प्राइस से बाय करने की सलाह रहेगी। ठीक है, डन।
खैर एक शेयर के बारे में मेरे को और भी बधाई भी देनी थी। मैंने दूसरा क्वेश्चन था वो एलेम्बिक फार्मा को लेकर था। मेरे को याद है सुमित सर आपने एलेम्बिक फार्मा दिया था और मेरे को ये भी याद है कि ये शायद इसी जुलाई के मंथ में तो, और हम ये कह रहे थे कि ये सीरीज़ इसके लिए बहुत बढ़िया जाएगी। एक बार दिखाना इसका अभी कितना तारीख होगी, 22 दिन हो गए ना, तो 15 दिन का दिखा दो, 15 डेज़ का दिखा दो, लास्ट 15 डेज़ में एलेम्बिक फार्मा। और सुमित जी एक बार आपकी रिकमेंडेशन, मान लो किसी का 1000 रुपये की खरीद है, ये आ गया 250 रुपये चला है, 28% एक महीने के अंदर। चलो मैं इसका 250 का 150 कर देता हूँ, 100 रुपये छूट गया, नहीं ले पाया, छूट गया, ध्यान नहीं रहा, वड़ेवर जो भी ब्रोकर से गलत पंच हो गया, एलेम्बिक की जगह फ्लैम्बिक आ गया, कुछ भी आ गया, XYZ हो गया, है ना, सारी गलती माफ़। 100 रुपये में 150 रुपये सर कमा लिए हैं, कैसे कर रहे हैं सर? बुक करें कि बाहर रहें या अभी अंदर रहना है? नहीं डिम्पी जी, बिल्कुल ये 2 जुलाई को हमने कॉल शेयर किया हुआ था एट द रेट ऑफ 970। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने जो फर्स्ट टारगेट सजेस्ट किया हुआ था डेट वाज 1168, आज का हाई है 1165, तो ऑलमोस्ट पहला टारगेट आ चुका है और वहीं से ही देखिए स्टॉक ने एक रिवर्सल दिया हुआ है। तो बिल्कुल हमने आज पार्शियल बुकिंग करवाया हुआ है हमारे क्लाइंटेज को भी, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी होल्ड है और या फिर अपर लेवल पे अभी भी वो बुकिंग नहीं कर पाए, तो भी यहाँ पे आप एक ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहिए। 1095 ये हमारा एक ट्रेलिंग एसएल की तरह काम करेगा, जो इसका एक प्रीवियस हाई था। तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहिए। जो सेकंड टारगेट है दैट इज अराउंड 1261। तो लग रहा है कि स्टॉक अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम में रहेगा, लेकिन पार्शियल बुकिंग की सलाह रहेगी, बिकॉज बुकिंग प्रॉफिट इज ऑलवेज बेटर देन लुकिंग प्रॉफिट। ठीक है, एलेम्बिक फार्मा को लेकर ये व्यू। लेकिन एक शेयर जिसकी हम चर्चा भी लगातार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बजट को लेकर उम्मीदें भी हैं, अब वो है नाहर स्पिनिंग का। स्पिनिंग वाली कंपनीज, टेक्सटाइल वाली कंपनीज, क्योंकि बजट में एक PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का ऐलान इन कंपनीज के लिए हो सकता है। हालांकि चले बहुत है, और एक अच्छी चीज़ ये हुई है नितिन स्पिनर्स में कि इनके नतीजे अभी अभी आए हैं, तो दो चीज़ें कंबाइन हो गई हैं। मुनाफा 45% बढ़ा है, आय में 30% का उछाल है नितिन स्पिनर्स में। और नितिन स्पिनर्स से आप नाहर स्पिनिंग को भी देखिए 8%, तो ये भी ऊपर है। श्रीकांत जी आप जरा ये बताइए कि देखिए बजट को लेकर उत्साह है, लेकिन अति उत्साह थोड़ा शेयरों में ज्यादा दिख रहा है। क्या प्रॉफिट टेकिंग कर ले नितिन स्पिनर्स में और दूर हो जाए बजट पे? जब आए तो देखा जाएगा आगे के आगे। बिल्कुल। तो देखिए अगर नितिन स्पिनर्स की अगर बात करें तो नो डाउट कि हमने अच्छी खासी रैली देखी है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें तो पिछले 4 या 5 दिनों में इसमें काफी बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं। तो और उसके बाद उसमें टेक्निकल ब्रेकआउट भी बना है, क्योंकि इसने कई महीनों का कंसोलिडेशन ब्रेक किया है एट 380। मुझे तो लगता है कि इसे होल्ड करके रखिए, और मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मार्केट की रहेगी, लेकिन इवेंचुअली ये स्टॉक एक बार 500 प्लस के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से तो बिल्कुल इसे होल्ड करें। अगर कोई करेक्शन आता है अगर ड्यूरिंग बजट, तो वहां पे कुछ लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। नितिन स्पिनर्स को लेकर ये व्यू। इस बीच चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, हमारी टीम आपके लिए उसको फ्लैश करके हाईलाइट कर रही है। और उनका ये कहना है कि आने वाले समय में जो फार्म सेक्टर का यानी कि जो कृषि क्षेत्र की जो ग्रोथ रहेगी वो बेहतरीन रहेगी। और खैर उम्मीद भी है, सरकार तो फोकस करके चल भी रही है एग्रीकल्चर पे या फिर गांव पे, किसान पे, और वो बजट में निश्चित तौर पर कुछ हो चाहे ना हो उनके ऊपर फोकस रहेगा। यानी कि इंटरिम बजट में जो कुछ आया उससे तो बेहतर ही होने की उम्मीद है, यह मान के भी चल रहे हैं। लेकिन एक ऑप्शन का ट्रेड ले लेते हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शंस के चैंपियन। अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल हमारे साथ हैं। रत्नेश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है ईटीनॉ स्वदेश पर। बताइए सर क्या ट्रेड करना है, स्टॉक्स होगा या फिर इंडेक्स है? नमस्ते, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं REC में एक अच्छा सेटअप करेक्शन के बाद में बनता हुआ दिखाई दे रहा था। प्लस सीरीज का 630 का कॉल लेते हुए चलना चाहिए 32 रुपए के आसपास में। 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 45 रुपए का टारगेट थोड़ा सा ध्यान ही रखना चाहिए, क्योंकि अभी वोलेटिलिटी कल बजट के कारण थोड़ा सा अभी प्रीमियम थोड़ी सी है, तो उस अपना रिस्क रिवॉर्ड उस हिसाब से मैनेज करे। तो जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है 16,000 का, जो प्रॉफिट बन सकता है 26,000 का। ठीक है, REC 630 वाली कॉल खरीदनी है। REC PFC ये शेयर भी बहुत चले हैं, मतलब साल भर अगर आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि अच्छा ये सरकारी कंपनीज पावर रिलेटेड इतनी चल गई। 630 वाली कॉल खरीदनी है 32 के भाव पर अगस्त सीरीज की। लक्ष्य 45 रुपए, स्टॉप लॉस 24 रुपए, अधिकतम मुनाफा 26,000 रुपए, अधिकतम नुकसान 16,000
रुपए का आप इसमें लगा के चलिए प्रति लॉट के ये कैलकुलेशन से। लेकिन ध्यान दीजिए, हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा कि एफएनओ ट्रेड में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और औसत जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपए का। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बिल्कुल फॉलो कीजिए, स्टॉप लॉसेस जो आपको बताए जा रहे हैं उसको लगा के ही आप ट्रेड कीजिए। ये आपके लिए स्टैंडर्ड एक रिस्क डिस्क्लोजर। लेकिन एक ब्रेक लेंगे यहां पर, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें कि ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे सेंचुरी प्लाईवुड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजन का। प्लाईवुड वाली कंपनियां, होम इंप्रूवमेंट वाला जो सेगमेंट है ये भी फोकस में रहने वाला है बजट में। देखते हैं ऐलान क्या आता है, एक बार बातचीत करेंगे और इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन भी समझेंगे, आपकी जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जान ही नहीं है। निफ्टी बैंक सपाट है, निफ्टी की बात करें तो वो भी सपाट है, 25 अंकों की गिरावट है और निफ्टी 24,500 के आसपास ही ट्रेड करा। पिछले आधे घंटे में लेवल्स में बिल्कुल बदलाव नहीं है। स्टॉक्स में हो सकता है कि हरकत हो रही हो, वो भी फ्रंटलाइन स्टॉक्स में नहीं हो रहा। आप देखिए विप्रो, कोटक बैंक, रिलायंस, आईटीसी ये कमजोर बने हुए हैं और जो मजबूती वाले जो शेयर हैं, एनटीपीसी आपको सुबह भी दिख रहा था तेज, अभी भी तेज है और कुछ कुछ सीमेंट वाले काउंटर्स में जरूर हम मजबूती देख रहे हैं। ग्रासी में, अल्ट्राटेक में 2 से 2.5% के आसपास की मजबूती है। लेकिन एक और सेक्टर है जो बजट में फोकस में रहेगा, वो है रियल एस्टेट का। अफोर्डेबल हाउसिंग को क्या सरकार इंसेंटिवाइज करेगी, इस पर फोकस रहेगा। क्या जीएसटी को लेकर कुछ राहत देने को लेकर सरकार इंटेंट दिखाएगी, कम से कम ये फोकस में रहेगा। और एक और चीज फोकस में ये रहेगा कि क्या सरकार इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा देने की तरफ कोई कदम बढ़ाएगी। तमाम चीजें हैं जो रियल एस्टेट को फोकस में रखे हुए हैं और हमारे एक्सपर्ट्स भी मान के चल रहे हैं कम से कम अफोर्डेबल वाला जो एक अफोर्डेबल हाउसिंग वाला जो प्ले है वो तो रहेगा ही, सरकार का उस पर फोकस रहेगा ही, उसके चलते थोड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन अगर रियल एस्टेट के लिए कुछ ऐलान होता है तो जो प्लाई वाली कंपनीज हैं वो भी फोकस में रहेंगी। उसमें एक है सेंचुरी प्लाई। समझते हैं कि कंपनी क्या उम्मीद करके चल रही है बजट में, क्या एक्सपेक्टेशन है। सेंचुरी प्लाई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजन का हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 Hours स्वदेश पर। केशव जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि आपकी तमाम विशलिस्ट रही होंगी, अगर आपको एक या दो चीजें ऐसी जो बजट में चाहिए, जो आपको लगता है कि जो देश की भी ग्रोथ स्टोरी से जुड़ा हुआ है, जो कॉमन मैन से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की सेहत से भी जुड़ा है, आप क्या डिमांड करके चल रहे हैं और क्या उम्मीद करके चल रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून, धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। मुझे लगता है कि देखिए 2 प्रकार के होने चाहिए, एक है लॉन्ग टर्म और एक है शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो एक्सपेंडिचर डाल रही है, जो फोकस गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना को दी है, तो हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखे तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म ये हमारे इंडस्ट्री के लिए और अधिकतर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जैसे आप जानते हैं कि यूएस, चाइना, इन सभी कंट्रीज में जो इकोनॉमिक बूम आया था वो आया था हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के कारण ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंडिया में भी यही हो। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि हाउसिंग लोन के ऊपर अगर गवर्नमेंट कुछ इंटरेस्ट वेवर या कुछ टैक्स इंसेंटिव्स दे पाए तो इससे हाउसिंग को एक एडिशनल थ्रस्ट मिलेगा शॉर्ट टर्म में, जिससे हमारी इंडस्ट्री को काफी बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है केशव जी, अगर हम प्लाईवुड सेगमेंट की बात करें, आपका तो खैर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्स है, लेकिन प्लाईवुड में आपका जो मार्केट शेयर है करीब 28-30% के आसपास का है। आप ये बताइए कि एक्सपेंशन को लेकर आपकी योजनाएं क्या हैं, भविष्य में कहां पर आप फोकस कर रहे हैं और कौन सा वो सेगमेंट है जो कम से कम आपकी कंपनी के लिए मार्जिन ड्राइवर है, हो सकता है यहां से? हमारी 4 मेन सेगमेंट्स हैं। हमारे प्लाईवुड, लैमिनेट, एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड सेगमेंट्स हैं और हमने इन चारों में ही काफी अधिक केपेक्स किया है पिछले 2 सालों के अंदर और मुझे लगता है कि आगे जाके ये चारों ही ग्रोथ ड्राइवर रहेंगे। मुझे दिख रहा है कि क्योंकि एमडीएफ एंड पार्टिकल बोर्ड लॉन्ग टर्म एबिटा परसेंटेज तो हाई रहेगा, तो शायद उनके एबिटा फिगर्स में ये मार्जिन को तो ऊपर ड्राइव करेंगे, बट आरओसी लेवल्स पे सारे बिजनेसेस ही 20% से अधिकतर कंट्रीब्यूट करेंगे। केशव जी, जरा ये बताइए कि क्या कोई सप्लाई चेन को लेकर भी इश्यूज आपको दिख रहे हैं इस वक्त सिस्टम में? और हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस हैं वो काफी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, आपको किस तरह से इंपैक्ट कर रहे हैं वो?
बिल्कुल आपने जो कहा वो सही है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस काफी इन्फ्लेटेड है अभी, और टिम्बर के प्राइसेस मुझे दिख रहे हैं कि अगले साल भर तक इन्फ्लेटेड रहेंगी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का गैप है। जिस जिस तेजी से डिमांड बढ़ा है उस तेजी से एग्रो फॉरेस्ट्री का सप्लाई बढ़ा नहीं है, और मुझे दिख रहा है कि इसी कारण से थोड़ी तेजी रहेगी रॉ मटेरियल के प्राइसेस में, वुड के प्राइसेस में। ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा अभी सप्लाई चेन में कंस्ट्रेंट आ रहा है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कंटेनर डिले हो रहे हैं, शिपिंग में काफी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में देयर आर चैलेंजेस, कुछ चुनौतियां रहेंगी, बट सप्लाई चेन साइड पे मुझे दिखता है कि ये मे बी 3 या 6 महीने का। जी एक आखिरी सवाल, देखिए बजट में हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि सरकार और कुछ करे चाहे ना करे, चूंकि मोदी सरकार का पिछले 2 टर्म में भी लक्ष्य रहा है कि हाउस फॉर ऑल उस सेगमेंट पर वो काम करते हुए दिखे हैं, और अफोर्डेबल पर निश्चित तौर पर फोकस होगा। लेकिन आपके लिए चैलेंज यह था कि कहीं ना कहीं कॉस्ट मैनेज करना, सस्टेनेबिलिटी को मैनेज करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, हालांकि अपॉर्चुनिटी वही है। तो आप उसको कैसे टैप करेंगे और कितना आसान है ये? देखिए मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, जो लोएस्ट प्राइस का देखेंगे पार्टिकल बोर्ड से हाईएस्ट प्राइस ऑफ प्लाईवुड तक। तो मुझे लगता है कि हमारे पास सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, जो चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर हो या हाईएस्ट एंड ऑफ हाउसेस हो, सब में कंट्रीब्यूट कर सके। एक चीज मुझे लगता है सस्टेनेबिलिटी में मदद करेगी, अगर गवर्नमेंट एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर के लिए कुछ कदम लेके आएगी तो दिस कुड हेल्प अस। बट ओवरऑल मुझे दिखता है कि सारे सेगमेंट्स में हम वेल कवर्ड हैं, और हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ में कोई चुनौती नहीं आनी चाहिए। ठीक है केशव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए अपने डिमांड्स के बारे में, और आपको कहां पर उम्मीदें दिख रही हैं बजट में, कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं बजट में, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए। सेंचुरी प्लाई, श्रीकांत जी आपसे ना एक बार इस पर एक टेक्निकल व्यू भी लेंगे, क्योंकि सेंचुरी प्लाई को अगर हम हाल फिलहाल देखेंगे तो 750 रुपए के भाव से ये शेयर लगातार गिर रहा है, और अब 680-85 रुपए के आसपास के भाव हैं। सेंचुरी प्लाई क्या कोई ट्रेड बन रहा है? हालांकि डाउन चैनल में पिछले अगर हम जुलाई की बात करें तो लगातार ये प्रेशर दिखाया है शेयर ने। बिल्कुल, तो इनफैक्ट अगर सेंचुरी प्लाई की अगर बात करें तो काफी मिक्स ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है। मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक अपने लोज को ब्रेक कर देता है और उसके बाद वो हाइस को भी ब्रेक करता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स करेक्टिव पैटर्न में अगर ओवरऑल अगर हमें कोई स्ट्रैटेजी बनानी है तो हमें यही लगता है कि जो इसके प्रीवियस लोज है, या तो जो इसका जो एक इक्विलिब्रियम लेवल है, उसे एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करें और इसमें लॉन्ग की पोजीशन के साथ बने रहे, क्योंकि ये कंप्लीटली अभी राइट नाउ डिपेंड कर रहा है कि न्यूज फ्लो कैसे आएंगे, उसी के बेसिस पे ये स्टॉक में आगे आने वाले दिनों में मोमेंटम देखने मिलेगा, और ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि न्यूज फ्लो कैसे आ रहा है। तो राइट नाउ मुझे नहीं लगता कि बिकॉज ऑफ ओनली फंडामेंटल्स ये स्टॉक चल रहा है, या बिकॉज ऑफ एनी स्पेसिफिक सेक्टरल ट्रेंड की वजह से ये स्टॉक चल रहा है, तभी ऐसे कुछ फॉर्मेशंस देखने मिलते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो भी पोजीशन हमारे पास है, हम उस पर्टिकुलर पोजीशन को कुछ स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि अगर पोजिशनल बेसिस पे अगर स्टॉप लॉस रखना है तो आप रखिए स्टॉप लॉस एट 600, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, क्योंकि अगर इसमें तेजी बनेगी तो ये स्टॉक कम से कम 800 से लेकर 850 के भी लेवल्स दिखा सकता है, और करेक्शन में ये वापस से स्टॉक 620-630 के लेवल्स भी दिखा सकता है, लेकिन 600 के लेवल्स तोड़ना मुश्किल लगता है। तो करंट लेवल से मैं कहूंगा कि जो पोजीशन है उसमें बने रहिए। थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप है, 600 रुपए का स्टॉप लॉस है, यहाँ से 80-85 रुपए नीचे के, तो आपके लिए ये सलाह सेंचुरी प्लाई पर। लेकिन वक्त है हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी गौरव जवलकर। बाजार खुलने के बाद शेयरों में खबरों के दम पर कहां पर एक्शन हुआ है, पूरी की पूरी लिस्ट लेकर हाईलाइट करने के लिए आपके लिए गौरव बताइए कहां पर एक्शन हो रहा है। जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं दूधला डेयरी के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छे नंबर्स हमें देखने को मिले थे कंपनी की तरफ से। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कहीं पे 10% का अपटिक देखने को मिला, बट अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे कहीं पे 85% का एक ग्रोथ देखने को मिला, और उसके बाद हमने शेयर में भी एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक की, क्योंकि अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे इस बैंक की तरफ से भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो कहीं पे 5% से बढ़ा है। पैट की अगर बात करें तो कहीं पे 26% से बढ़ा है, और इसी के साथ साथ एसेट क्वालिटी में भी थोड़ा सुधार
देखने को मिला था। अगली बात करते हैं यूको बैंक की, क्योंकि इसमें भी अगर नंबर्स की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में कहीं पे 12% का ग्रोथ देखने को मिला था। पैट की अगर बात करें तो 146% का ग्रोथ देखने को मिला था। हालांकि ये जो नंबर है वो कहीं पे लो बेस की वजह से हमें देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा नंबर है जो। और इसी के बाद अगर हम बात करें निम्स की, जो कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वहाँ पे एक अच्छा सुधार 5 बिप्स का देखने को मिला था। अब ये जो निम्स है वो 3.29% पे है और इसी के बाद हमने शेयर में भी थोड़ी तेजी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं सोलारा एक्टिव की, क्योंकि इस कंपनी के नंबर्स की अगर बात करें तो रेवेन्यू में कहीं पे 3% का ही सुधार देखने को मिला था। रेवेन्यू जो है वो अभी 363 करोड़ पे है। कंपनी ने नेट लॉस जो है वो इस क्वार्टर में दिखाया था 13 करोड़ का, बट मेन इसका रीज़न ये है कि कहीं पे कंपनी का पहली बात तो डेट रिडक्शन हुआ है और इसी के बाद FY25 का जो टारगेट है उन्होंने रेवेन्यू का वो 1500 करोड़ का दिया है। और इसके बाद उनका मानना ये भी है कि कहीं पे Q4 एग्जिट के टाइम पे हमें EBITDA मार्जिन जो है वो 22% टू 23% में देखने को मिल सकता है, जो कि अभी फिलहाल में 11.5% पे है। और इसके बाद अगर हम शेयर में देखें तो एक अपर सर्किट शेयर ने हिट किया है। और आखिर में बात करते हैं नितिन स्पिनर्स की, क्योंकि यहाँ पे भी एक ज़बरदस्त प्रदर्शन हमें देखने को मिला था। रेवेन्यू की बात करें तो कहीं 30% का ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे भी 45% का ग्रोथ YoY बेसिस पे हमें देखने को मिला था। और आखिर में EBITDA मार्जिन में भी हमें कहीं पे 200 बेसिस पॉइंट का एक सुधार देखने को मिला था। और इसके बाद शेयर में भी हमने तेज़ी देखने को मिली थी। तो नंबर्स के दम पे ये सब स्टॉक्स जो है वो आज काफ़ी बज़ में रहे थे और आगे जाके भी इन पर नज़र हमारी बनी रहेगी, क्योंकि एक अच्छा ट्रैक्शन आज के दिन में हमें यहाँ पे देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पे खबरों के दम पे एक्शन दिख रहा है, पर इस बीच आप देखें तो कुछ सेलेक्ट ऑटो काउंटर्स, कुछ सेलेक्ट सीमेंट काउंटर्स और साथ ही कुछ सेलेक्ट फार्मा काउंटर्स जो हैं निचले स्तरों से अच्छे से ऊपर आए ही हैं आज और अपने आप को होल्ड करने में भी काफ़ी कायम है। एक स्टॉक जिसके बारे में हमने सुबह भी चर्चा की थी, 3-3.5% की तेज़ी थी तब इंडियन होटल्स में, और आप देखिए नतीजों के बाद और जिस तरीके की मैनेजमेंट कमेंट्री आई है वो 3% का 8% हो गया। और एक बार सुमित आपसे समझना चाहेंगे कि इंडियन होटल्स अब आप कैसे देख रहे हैं? क्या सुबह इंट्राडे में किसी ने लिया हो अगर, क्योंकि उस समय संतोष जी थे हमारे साथ तो उन्होंने भी अपनी राय दी थी, क्या इन स्तरों पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या अभी भी चार्ट स्ट्रॉन्ग लग रहा है? जी बिल्कुल, चार्ट देखिए स्ट्रॉन्ग है और आज हमारा कॉल ऑफ द डे में हमने भी सजेस्ट किया हुआ है, तो अगर किसी को कैरी फॉरवर्ड करना है बिल्कुल आप कीजिए। बल्कि हमारा जो रहेगा वो एक थोड़ा पोजिशनल ट्रेड रहेगा। 688 और 720 ये दो टारगेट्स हमने सजेस्ट किए हुए हैं। लेकिन इंट्राडे की जहाँ पे बात आ रही है, तो अगर आपको इंट्राडे में 2 से 5% का मूव मिल रहा है, सो दैट इज द बेस्ट मूव यू कैन कैच। तो अगर कोई इंट्राडे प्लेयर है तो बिल्कुल आप यहाँ पे एग्जिट कीजिए, अदरवाइज किसी को भी न्यू पोजीशन बनानी है आप यहाँ पे बना सकते हैं। न्यू पोजीशंस अगर बनानी है तो यहाँ पे आप बना सकते हैं, पर इंट्राडे अगर आपने लिया है तो आप इससे निकल जाएं। पर कुछ एक रेलवे काउंटर्स भी आज रीबाउंड किए हैं, उसमें से अंशुल एक IRCTC है, फिर से 1000 रुपये के ऊपर निकला है। क्या यहाँ पे भरोसा करें, क्योंकि आज जिस तरीके से डिफेंस रीबाउंड करा है, फर्टिलाइजर्स रीबाउंड करे, ये सारे बजट प्लेज जाने जाते हैं। IRCTC कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे? क्या यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रेड लेना है BTST के लिए या छोड़ दें? देखिए BTST लिया जा सकता है, इसमें 8 हफ्ते का इनसाइड बार था और 6 हफ्ते के लोज के नीचे फेल्ड लो की फॉर्मेशन है। BTST लेना चाहिए। 1017 पे एक रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि 20 और 50 डे मूविंग एवरेज दोनों वहीं पे। 1017 अगर ये स्टॉक निकाल लेता है आराम से विथ वॉल्यूम्स, तो 1045 इमीडिएट टारगेट बन जाएगा। तो 1045 का व्यू लेते हुए BTST या 1 से 2 दिन के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। BTST यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। IRCTC फिर से एक बार 1000 रुपये के ऊपर निकला है, पर नतीजों के दम पे भी काफ़ी एक्शन है। और HUL अपने नतीजे जो है कल जारी करेगा, पर क्या कुछ अनुमान लगा के चल रहे हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स? आइए समझते हैं। विनी मोतीवाला जुड़ चुकी हैं ये अनुमान लेकर। विनी बताइए। तो HUL के नंबर्स ये टाइम म्यूटेड शो ही एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 1% की है, प्रॉफिट्स में 3% की ग्रोथ और मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है कि फ्लैटिश ही रहेंगे, 23.4% पे मार्जिन्स रहेंगी। नाउ EBITDA मार्जिन्स फ्लैट क्यों रहेंगे? ये टाइम इम्पैक्ट आ रहा है सेकंड फेज ऑफ जो हाइक हुई थी रॉयल्टी में उसका।
हायर एड स्पेंड्स एक्सपेक्टेड है। और लास्ट टाइम के बेस क्वार्टर में जो जीएसके की जो कॉन्ट्रैक्ट थी डिस्ट्रीब्यूशन वाली ऑन द काउंटर सेल्स की, वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट जो थी वो खत्म हो गई थी नवंबर 23 में, तो बेस क्वार्टर में वो था, अब ये क्वार्टर में नहीं है, तो उसकी थोड़ी इम्पैक्ट मार्जिन पे भी रहेगी। उसके अलावा हार्श समर था, काफ़ी गर्मी थी, उसकी वजह से आइसक्रीम के सेल्स एक्सपेक्टेड है कि इम्प्रूव होंगे, पर उस दूसरी तरफ एक्सपेक्टेड है कि टी कॉफ़ी जैसे उसके जो फंक्शनल न्यूट्रिशनल ड्रिंक्स है वहाँ पे मे भी उसकी थोड़ी इम्पैक्ट दिख सकती है। ओवरऑल पर्सनल केयर सेगमेंट में एक्सपेक्टेड है डिक्लाइन रहेगी, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने प्राइस कट्स लिए थे, शार्प प्राइसिंग हुई थी, तो उसकी वजह से पर्सनल केयर सेगमेंट में थोड़ी कट्स एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो 3% के आसपास ही वॉल्यूम एक्सपेक्टेड है। और डिमांड ट्रेंड्स वॉच आउट करेंगे, रूरल की क्या कमेंट्री आ रही है, अर्बन ट्रेंड्स कैसे शेप अप हो रहे हैं, सेगमेंट वाइज क्या कमेंट्री आ रही है, प्राइसिंग एक्शन क्या आगे जाते हुए उनको कुछ प्राइस हाइक, प्राइस कट्स, क्या सिचुएशन है अभी कमोडिटीज़ के हिसाब से, कुछ फर्दर कट्स है कि क्या है, और आउटलुक क्या है मार्जिन और आरएम का, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विनी ये बताने के लिए। तो जी हाँ, कमेंट्री पर तो रहेगी नज़र कि एचयूएल, क्योंकि पूरे स्पेस में आप देखें तो कंजम्पशन भी एक थीम बताई जा रही है जो कि अच्छे से वर्क कर सकती है। कल बजट में खास तौर से ये भी ध्यान होगा कि कितना पॉपुलिस्ट बजट आता है, यानी कि कितना ऐसा बजट आता है कि लोगों के हाथ में और पैसा जाए, और उससे माना जा रहा है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड भी बढ़ सकता है और कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। पर एचयूएल का एक बार चार्ट चेक भी लेना चाहेंगे। अंशुल, आप ही बताइए कि कैसे दिख रहा है एचयूएल चार्ट पे, क्योंकि एफएमसीजी प्लेस थोड़ा सा रीबाउंड तो जरूर कर रहे हैं, पर नतीजों से जाने से पहले क्या कुछ डेटा बिल्डअप है यहाँ पे? देखिए, एचयूएल में 150 हफ्ते का पैटर्न ब्रेकआउट आया था और 3 दिन से उस ब्रेकआउट के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, तो मोस्ट लाइकली इस स्टॉक में बड़ी तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है। समवेयर अराउंड 2950 से 3000 तक के टारगेट मिलने चाहिए। सिमिलर पैटर्न मुझे याद है 4000 की रेंज में बजाज ऑटो में बना था, और वहां से जब स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया था तो ऑलमोस्ट डबल हो गया था स्टॉक। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में डबल का नहीं दूंगा, क्योंकि ये लो बीटा काउंटर है। 2950 से 3000 तक का टारगेट शॉर्ट टर्म में मिलना चाहिए। अब ये शॉर्ट टर्म 1.5 से 2 महीने का रहेगा। 1.5 से 2 महीने आप पोजिशनली जो है एचयूएल में अपनी फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं। आजकल मैं देखती हूँ कि अंशुल काफ़ी लंबे समय के ब्रेकआउट्स जो हैं वो हाईलाइट करते हैं। कितने मल्टीपल हफ्ते और महीनों के ब्रेकआउट्स जो हैं उनके एकदम स्क्रीन पे बने रहते हैं कि कितने टाइम बाद ये स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिला है। काफ़ी अच्छी एनालिसिस है। पर इसके अलावा कुछ और काउंटर्स पे भी एक बार क्विकली राय ले लें। और M&M कई दिनों के बाद जो है कि रीबाउंड कर रहा है। हालांकि ओवर द वीकेंड ये भी खबर आई थी कि अब 15 अगस्त को नई थार जो है 5 डोर थार लॉन्च होने जा रही है। काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही है। मचो काफ़ी अवेटेड ये पूरा लॉन्च जो था थार की तरफ से, महिंद्रा की तरफ से होगा, और स्टॉक फाइनली थोड़ा सा रीबाउंड किया है। सृष्टि बताइए कि 5 डोर के अलावा और भी कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं क्या उसमें? काफ़ी कॉस्मेटिक चेंजेस की उम्मीद लगाई जा रही है अभिषेक, क्योंकि अभी जो सिर्फ टीजर आया है, हालांकि लुक्स काफ़ी सिमिलर हैं, पर 5 डोर होगी। पहली बात, कीमत जो है वो 2 डोर्स मतलब जो अभी रिसेंटली 4 डोर है और 2 व्हील ड्राइव है वो काफ़ी अफोर्डेबल पड़ती है। 12 से 15 के अराउंड जो है। आप अगर टैक्स वैक्स लेंगे तो ज़्यादा रहेगी, पर उसके अलावा काफ़ी अफोर्डेबल है। तो अब इसका प्राइस रेंज 18 से 21 लाख है। तो यानी कि जिमनी वाला सेगमेंट अलग हो जाएगी, अलग हो जाएगी। हाँ, जो जिमनी से थोड़ी एक्सपेंसिव आएगी, पर वही है कि थार और जिमनी में अगर आप मेरी पर्सनल चॉइस पूछेंगे तो मैं तो थार की साइड जाऊंगी। किसी के भी देखिए थोड़ा सा प्राइस वाला वहां पर वो मैटर फंस जाता है। अदरवाइज थार में और जिमनी में, मैं तो जिमनी में बैठा भी हूँ, थोड़ा सा ड्राइव भी किया उसको, वो फील नहीं है, मतलब वो मजा नहीं है। हाँ, 4 व्हील ड्राइव है, ठीक है, अगर आप अफोर्डेबल थोड़ा लेना चाहते हैं। इसलिए आप देखिए कि 15 लाख रुपए के आसपास के प्राइस से उसको सीधे 3 लाख रुपए कट कर दिया, 12 लाख रुपए की कीमत हो गई। 2 लाख रुपए कंपनी दे दिए, 1 लाख रुपए डीलर डिस्काउंट मिल गया, बढ़िया हो गया। नहीं, वो काफ़ी अच्छा है। पर वही अभिषेक, सबके खरीदार हैं, इसीलिए प्रोडक्ट्स भी हैं मार्केट में, और साथ ही अगर हम देखें तो फील तो दोनों ही कार्स देती हैं। पर जी हाँ, थार में उम्मीदें हैं कि अंदर के कॉस्मेटिक्स भी चेंज होंगे, इंटीरियर्स चेंज की उम्मीद आ रही है। साथ ही प्राइस बैंड जो है 18 से 21 लाख है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देख। तो अच्छा लॉन्च है। और देखिए स्टॉक में भी थोड़ा सा रिएक्शन तो ज़रूर इसका देखने को मिला है। एक बार श्रीकांत, आपसे समझना चाहेंगे, क्या एचयूएल जो 2800 के स्तर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये कामयाब हो सकता है? क्या यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस लें?
तो देखिए मुझे लग रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में जो तेजी बनी है वो शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिबाउंड हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने एक बड़ी गिरावट देखी थी। इसके जो कुछ प्रोडक्ट्स के जो इसने दाम काटे थे, इसकी वजह से इसमें बड़ा एक सेल ऑफ आया था। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि इसमें एक पुल बैक बनेगा। शायद पुल बैक में ये 2900 या 3000 के लेवल्स दिखा सकता है। उन लेवल्स में मुझे लगता है कि पोजीशंस को थोड़ा कम कर लेना चाहिए। नो डाउट कि ये स्टॉक बजट प्लस मॉनसून दोनों को कैटर करता है, तो कल के दिन में भी इसमें एक्शन देखने मिलेगी। लेकिन ओवरऑल अगर इसके बड़े स्ट्रक्चर को देखें तो मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के प्रेशर में है, और कोई भी रिबाउंड अगर मिलता है बेसिस पे तो उसे एज अ प्रॉफिट टेकिंग बेसिस पे कंसिडर करना चाहिए। 2800 रुपये का M&M का भाव है, 2% के आसपास की तेजी है। अच्छा, M&M ने मतलब फोर व्हीलर के साथ साथ कंजम्पशन के साथ साथ एक रूरल प्ले भी है। ट्रैक्टर वाला भी डिवीजन काफ़ी बड़ा है M&M का, और अगर कुछ ग्रामीण भारत के लिए कुछ अनाउंसमेंट अगर होते हैं तो शायद M&M को बेनिफिट कर भी सकते हैं। तो थोड़ी सेफ्टी नेट आपको ये शेयर दे देता है। लेकिन हमारे आज के फंडामेंटल एक्सपर्ट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया, काफ़ी लंबा इंतजार कराया सर आपने। आपके पास सर हम थोड़ा समय दे दीजिए और लौट के आते हैं, और फटाफट जरा ये समझ लेते हैं कि अभी BTST या फिर STBT ट्रेड कहाँ पर लेना है, और ये तेज रफ्तार से मिलेंगे, आपसे ये प्रॉमिस रहा। शुरुआत श्रीकांत जी आपसे करेंगे, फटाफट बताइए सर आपके BTST या फिर STBT के जो भी सौदे आपके पास हों। बिल्कुल, तो देखिए मुझे लगता है कि BTST के बेसिस पे कुछ फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हम तेजी बना सकते हैं। करंट लेवल से GSFC को लॉन्ग करके चले, जो 245-47 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर इसे मैं लॉन्ग करता हूं तो जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो रहेंगे तकरीबन 234 रुपए के, यानी 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 270 से लेकर 275 रुपए के। तो GSFC को लॉन्ग करके चलना है BTST की बेसिस। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल, GSFC का ये पूरा नाम है। 270 रुपए तक के टारगेट्स आप इसमें लगा लीजिए। अच्छा, आज आप देखिए ना, ये फर्टिलाइजर वाले और केमिकल वाले एक राउंड की यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग हो गई थी, और ये अच्छा भी था कि बजट के टुवर्ड्स जब जाते हुए थोड़े से हल्के हल्के रहे ना, तो ठीक है। और आज फिर से थोड़ी बाइंग आ रही है, 2.5% ये शेयर ऊपर कारोबार कर रहा है। और फर्टिलाइजर के साथ साथ केमिकल भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी रफ्तार हम केमिकल में देख रहे हैं। अतुल, PI इंडस्ट्रीज, चंबल, ये स्टॉक्स बढ़िया मूव दिखा रहे हैं वायदा बाजार में। अंशु जी, आपका कौन सा होगा सर BTST के लिए? अक्षय जी, करंट सीरीज एक्सपायरी के लिए स्टार्टिंग में एम्फेसिस दिया था 2440 में 55% ओपन इंटरेस्ट के साथ चालू हुआ था। उसी स्टॉक में आज BTST दूंगा, 21% ऑलरेडी इस सीरीज में हमारे बाई देने के बाद बढ़ चुका है। लेकिन यहाँ से लग रहा है कि फैग एंड पे जो वर्टिकल मोमेंटम आना चाहिए वो प्रोबेबली 1 से 2 दिन में आती हुई दिखेगी। इस स्टॉक में BTST करना चाहिए 2929 रुपए में, स्टॉप लॉस रहेगा 2900 का, और टारगेट दिख रहा है 3000 से 3020 का, जो प्रोबेबली 1 से 2 सेशन में अचीव होता हुआ दिख जाना चाहिए। ये शेयर चला है एम्फेसिस का, और पिछले 30 दिन में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 3-4 सत्र ही ऐसे रहे होंगे जब शेयर ही गिरावट का शिकार हुआ होगा। अदरवाइज शानदार मूव्स एम्फेसिस में 2930 रुपए पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। सुमित जी, फटाफट आप अपने शेयर बता दीजिए सर। देखिए, अगर बजट थीम पे मैं जाऊं तो यहाँ पे एग्रो एंड केमिकल का एक कंपनी है एरिस एग्रो। आज के सेशन में हालांकि 8% अप है, लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी अपसाइड का मोमेंटम बन सकता है। सो 288 इज द करंट मार्केट प्राइस, 270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, टारगेट रखेंगे 320 और 340 का। दूसरा जो स्टॉक रेडार में है वो है इंडस टावर्स। देखिए, एक छोटा सा कंसोलिडेशन था लोअर टाइम फ्रेम पे, हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट है। तो स्टॉक जैसे ही 422 से 425 का अपना रेंज क्रॉस करेगा, 460 के तरफ अप्रोच कर सकता है। तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे बाय करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 408। एरीज एग्रो बढ़िया तेजी, डे हाई पर ये शेयर कारोबार कर रहा है, करीब करीब 8-9% के आसपास की तेजी। और दूसरा शेयर है इंडस टावर, यहां पर आपको BTST ट्रेड के मौके मिल रहे हैं। अविनाश जी के पास चलते हैं। सर अविनाश सर, हम आपसे कुछ अलग नहीं पूछेंगे, हम वही पूछेंगे जो बाकी लोग भी आपसे पूछ रहे होंगे, और आपको तमाम ऐसे मैसेज आ रहे होंगे, कॉल भी आ रहे होंगे कि कल करना क्या है सर। वेट कर लें बजट का, उसके बाद अब जो कुछ करना है, पोर्टफोलियो बनाना है पोर्टफोलियो बना लेंगे, या फिर आपको लगता है कि नहीं कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर तो श्योर शॉर्ट कुछ न कुछ आएगा और उसके अराउंड अभी बाइंग कर लेनी चाहिए?
अविनाश सर, सर आप प्लीज अनम्यूट कीजिए, फिर सुन पाएंगे आपको। आपकी आवाज हम तक आ नहीं पा रही सर। कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर से अविनाश जी को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाजार देखिए, मतलब घंटे भर बीत गया। अभी हम आधे घंटे पहले ये चर्चा कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा बाजार में, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। जो लेवल्स थे ना वही है सृष्टि, 24,500। एक घंटे में अगर आप देखेंगे कोई हरकत नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, बाजार शांत ठंडा, जैसे कि कह सकते हैं कि योगी वाले स्वरूप में है कि अच्छा बजट में अब जो कुछ हो जाए उसके बाद ही हम कोई चाल दिखाएंगे। तो कम से कम कल 11 बजे तक शायद यही इसी लेवल के आसपास एक ठंडा वाला ही हम ट्रेड होते हुए भी देखेंगे, ये भी लग रहा है। अच्छा, एक सेगमेंट थोड़ा थोड़ा रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है, वो है मेटल का। आज अगर आप देखेंगे तो टाटा स्टील में ना वॉल्यूम बड़ा तगड़ा है, करीब करीब 4 करोड़ शेयरों के सौदे वहां पर हो चुके हैं। और अगर आप बाकी स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे, हिंद कॉपर ये अच्छे से चल रहा है, कुछ और शेयरों में रौनक है। मेटल्स में कहीं श्रीकांत जी आपको कहीं ट्रेड के कोई मौके दिख रहे हैं? बिल्कुल। तो अभिषेक जी, अगर मेटल्स की बात करें तो मुझे लगता है कई सारे मेटल स्टॉक्स अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के करीब आ चुके हैं। टाटा स्टील में भी हमने बड़ा करेक्शन देखा है, 185 के करीब ट्रेड कर रहा था, अभी आज 160 के करीब आ चुका है। तो एक पोजिशनल व्यू के बेसिस पे लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर किसी एक स्टॉक की बात करें तो मुझे लगता है कि वेदांता अभी भी रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है। काफी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। करंट लेवल से अगर मैं इसे लॉन्ग करता हूं तो जो आज के लोज है 437 438 के, उसे एज ए मैं स्टॉप लॉस कंसीडर करूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ तेजी के मौके बन सकते हैं। ये स्टॉक वापस से एक बार 480 490 के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में दिखा सकता है। तो थोड़ा पोजिशनल ट्रेड है, लेकिन करंट लेवल से वेदांता को लॉन्ग किया जा सकता है। करंट लेवल से वेदांता को लॉन्ग किया जा सकता है। सुबह तो एक काउंटर बैन लिस्ट में था, अब देखते हैं कि निकलता है या नहीं। पर इसके अलावा आज हम देखें तो आईटीसी भी एक काउंटर है जिस पे हम सुबह से ही चर्चा कर रहे थे, हमारे कुछ एक्सपर्ट्स के रेडार पे आया भी था। और आज मैक्वेरी की काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई थी, पर स्टॉक आप देखिए डे लो पे आता हुआ बजट के ठीक एक दिन पहले। और हमेशा बजट में हमने देखा है कि ये काउंटर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा फोकस में ज़रूर रहता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को थोड़ा कंसर्न रहता है कि टैक्सेस को लेके कोई बदलाव ना हो या कोई चेंजेस हों तो उसका इम्पैक्ट रहता है। क्विकली अंशुल, एक बार आपसे लेवल्स समझना चाहेंगे। आईटीसी के लिए डे लो पे क्लोजिंग दे रहा है, कौन सा लेवल इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ ब्रेकआउट के संकेत थे पर वो क्लियरली फेल होते हुए दिख रहे हैं आज। देखिए, आईटीसी में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा, लेकिन इसमें ब्रेकआउट फेल हुआ है। ब्रेकआउट छोटा भी था, 51 वीक्स का ब्रेकआउट है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, 150 हफ्तों का है। बट ब्रेकआउट फिलहाल के लिए प्राइमरली डेली चार्ट पे फेल होता हुआ दिख रहा है। ये सपोर्ट जोन टेस्ट करेगा 460 के आसपास, और 460 अगर होल्ड नहीं होता है तो फिर स्टॉक में थोड़ी सी डीपर करेक्शन आएगी 445 ऑड लेवल्स तक। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउनसाइड दिख रहा है, बट ये डाउनसाइड जो है पुल बैक है, ना कि ब्रेकआउट कंप्लीटली फेल होता हुआ दिख रहा है। ये प्राइमरी थोड़ा सा सेलिंग है। 440 ऑड लेवल्स के आसपास एक फ्रेश बेस बनाएगा और नेक्स्ट लेग ऑफ रैली में ये काफी अच्छा मूव देता हुआ दिखेगा 650 से 700 रुपए तक। तो करंट में अगर शॉर्ट कर रहे हैं तो छोटा प्रॉफिट लेके बाहर आना चाहिए, क्योंकि बड़े स्ट्रक्चर पे ये बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है। तो क्लियरली काफ़ी इंटरेस्टिंग राय अंशुल की तरफ से कि ब्रेकआउट फेलियर नहीं है, ये पुल बैक है। इस पुल बैक में भी आप पार्टिसिपेट ज़रूर कर सकते हैं छोटे गेंस के लिए, पर साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि अगर फिर से रीबाउंड होता है तो वो उतनी मजबूती से होगा। जाते जाते एक बार श्रीकांत आपसे गैस काउंटर्स पे राय लेंगे और आपकी फेवरेट पिक समझना चाहेंगे। गुजरात गैस, आईजीएल, एमजीएल, ये सभी में आज अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, पर वही है मार्केट खुलने के बाद जिस लेवल्स पे थे कहीं ना कहीं वो होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। आईजीएल, एमजीएल या गुजरात गैस, श्रीकांत, इन तीनों में से कोई पसंद आ रहा है या तीनों को फिलहाल इस रीबाउंड में अवॉइड करें? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये पूरे सेक्टर में या पूरे ग्रुप ऑफ कंपनीज में काफी अच्छा मोमेंटम बना है। और मुझे लगता है कि गुजरात गैस में नो डाउट काफी अच्छा फॉर्मेशन बना हुआ है। साथ ही साथ अगर आईजीएल की बात करें तो यहाँ पे भी तेजी बन रही है। बट अगर स्पेसिफिकली अगर इनमें से किसी एक स्टॉक को चुने और ऐसा लग रहा है कि इवेंट को अगर प्ले करना है, तो मुझे लगता है कि आईजीएल में लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है।
544 के करीब ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक कम से कम 570 के लेवल्स दिखा सकता है, और अगर करंट लेवल से अगर मैं इसे लॉन्ग करता हूं तो मेरे जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो रहेंगे तकरीबन 10 रुपए के रहेंगे। तो 534-33 का स्टॉप लॉस रखें और आईजीएल को लॉन्ग करें। मुझे लगता है कि ये स्पेस में डेफिनेटली कुछ ना कुछ हरकतें हैं, और शायद जैसे कि आपने शायद देखा भी होगा कि पिछले कई दिनों से हमने कुछ एनएफओस की भी बात की, जिसका भी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए आ सकता है। तो ओवरऑल ये सेक्टर हमें अच्छा लगता है, और उसमें आईजीएल हमारा टेक्निकल बेसिस पे टॉप पिक है। ठीक है, बाजार बंद होने में सिर्फ 30 सेकंड का वक्त रह गया। आज पूरा का पूरा दिन बीत गया दो दिग्गजों की जोर आजमाइश के चलते। रिलायंस के नतीजे कमजोर आए, शेयर 7.5% नीचे। वेटेज के लिहाज से निफ्टी में दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक है, और सबसे बड़ा स्टॉक अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें, नतीजे अच्छा है, 2-2.25% ऊपर, और इसी के इर्द गिर्द आज पूरे दिन भर की चाल रही है बाजार की। अगर आप मिड कैप को और स्मॉल कैप के इंडेक्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वहां पर तो मामला ठीक है, क्योंकि जो एडवांस डिक्लाइन सुबह के सत्र में था, बाजार बंद होते होते आप वो देखिए कि 1430 शेयर एनएससी पर मजबूती वाले और 1100 शेयर कमजोरी वाले। तो स्मॉल कैप का, मिड कैप का मूड बढ़िया था, लेकिन दिग्गजों में सपाट आप देखिए 24,515 पर निफ्टी की क्लोजिंग होने जा रही है। सेंसेक्स है करीब 80 अंक कमजोर, निफ्टी बैंक है वो भी एक रेंज में 60-65 अंक ऊपर। लेकिन आज सीमेंट में, पावर में आज थोड़ा हमने एक्शन देखा है। अल्ट्राटेक हो गया, ग्रासिम हो गया, एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, ये कुछ शेयर्स आज चले हैं। और अगर हम मेटल्स की बात करें, थोड़ा रिबाउंड ट्रेड वहां पर दिखा। टाटा स्टील आज आपको ऊपर दिखा, इसके अलावा हिंद कॉपर में आज हमने तेजी देखी है। और साथ साथ कंजम्पशन में कुछ शेयर, कंजम्पशन और फार्मा को अगर आप जोड़ दीजिए डिफेंसिव की तरफ, तो वहां पर टाटा कंज्यूमर और डॉक्टर रेड्डीज में आज हमने मजबूती का कारोबार देखा। लेकिन विप्रो 9% टूटा आज ये शेयर नतीजों के चलते, और 10 साल की सबसे बड़ी ये इंट्राडे की गिरावट रही है विप्रो के लिए। इसके अलावा कोटक बैंक के शेयर में भी हमने 3 से 3.5% के आसपास की कमजोरी देखी है। तो हाल में जो निफ्टी के जो हाईज बने थे, रिकॉर्ड हाईज, वहां से 300 अंक नीचे आकर निफ्टी की क्लोजिंग हो रही है। 24,515 पर आप देखिए, 80,500 पर सेंसेक्स है। अब बजट पेश होने से पहले आपके लिए करीब करीब 2 घंटे के आसपास का समय होगा बाजार खुलने के बाद, तो उसकी रणनीति हम कल बनाएंगे। और कल सुबह 7 बजे से, समय नोट कर लीजिए, एड्रेस आपको पता है, 7 बजे से 18 हाउस प्रदेश पर लाइव शुरू होगा बजट के लिए। ट्रेडिंग अखाड़ा सज जाएगा 8 बजे से, जहां पर आपको एक से एक बढ़कर बजट चाहे जैसा भी आए, चाहे निराशाजनक हो, अच्छा हो, चाहे बुरा हो, जो भी हो, आपको ट्रेड के मौके हम भरपूर बताएंगे। और बजट को लेकर हमारे जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो भी गाइड करेंगे कि बजट को लेकर उम्मीदें क्या हैं और आपको कहां पर फोकस करके चलना चाहिए। थिंक टैंक हमारे साथ होगा, बड़ा पैनल होगा, कॉर्पोरेट का, इंडस्ट्री का, और इसके अलावा इकोनॉमिस्ट होंगे, दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट होंगे। तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए। आज की रात जो है आप चैन की नींद सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा आपको अब तक अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, बजट पेश हो जाने दीजिए, थोड़े फाइन प्रिंट्स उसके आ जाने दीजिए, और आराम से, तसल्ली से कल बजट एंजॉय कीजिएगा हमारे साथ। ईटीवी स्वदेश पर ये हमारे तमाम एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे और इनके साथ बजट का पूरा आनंद लीजिएगा। आज एक रेंज का बाजार, शुरुआती हिचकोलों के बाद क्लोजिंग हुई है हल्की सी कमजोरी के साथ निफ्टी की, हल्की सी बढ़त के साथ निफ्टी बैंक की। फिलहाल मुझे और सृष्टि को आप दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे कुछ और एक्सपर्ट जुड़ेंगे और कल की तैयारी करवाएंगे। बजट पर पूरा का पूरा फोकस होगा, आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।